कि आप देख रहे हैं फिल्म है आई जिंदगी, इसको बेसिकली मैंने ही डायरेक्ट किया है और इस डायरेक्शन के पीछे और इस कहानी के पीछे काफ़ी हद तक स्टोरी में जो मेन रोल निभाया है वो हमारे दोस्त सुनील कुमार अग्रवाल जी का है। इस स्टोरी को मॉडिफाई करने में इन्होंने काफ़ी अपने इनपुट्स दिए, जिसकी वजह से मैं इस स्टोरी को इतना अच्छा बना पाया। और जैसा कि फिल्म नहीं बनती जब तक कि प्रोड्यूसर ना हो, तो भले ही नाम मेरा भी साथ ना हो, लेकिन मेन प्रोड्यूसर तो सुनील कुमार जी हैं। इन्हीं की बदौलत ये फिल्म मैं पूरी कर सका। बाकी और तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं, मेरा बोलना अगर सब कुछ मैं ही बोलूंगा तो सुनील जी क्या बोलेंगे, और फिर कुछ इन दोनों के लिए भी छोड़ देता हूं भाई, जिसको दो लड़कियां खींच रही हैं और बीच में जो खींच रही है वो भी बैठी है, तो ये भी कुछ बोले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनील जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। जैसे कि अजय जी ने बताया, जब अजय जी से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। मैंने इनसे परमिशन ली, मैंने कहा जी अगर आप मुझे परमिट करें तो मैं स्टोरी में कुछ लीगल एंगल्स डालना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ। तो स्टोरी के अंदर जो भी कुछ मैंने दिखाया, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ सोच ली गई और ऐसा हो नहीं सकता। 1 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने नए लॉ इंट्रोड्यूस किए, जो पहले आईपीसी हुआ करता था उसको बीएनएस के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक सेक्शन था आईपीसी में 376 रेप, जो कि अब बीएनएस में 63 सेक्शन 63 हो गया। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें मुझे एक लकूना नजर आया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को पब्लिक के पास लेके जाया जाए और एक कोशिश की जाए कि या तो कोई नया एक्ट बने या इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट आए। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये स्टोरी में चेंजेस किए गए और इसे फिल्म का रूप दिया गया, जो आपने अभी ट्रेलर के जरिए देखा। लॉ में जेंडर इक्वलिटी नजर नहीं आई। जो रेप का या सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस है, यह मान लिया जाता है कि वो सिर्फ मेल ही फीमेल के अगेंस्ट में कर सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। और हमारे लॉ में मेल को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दी गई। बहुत अजीब बात है कि एक माइनर मेल को प्रोटेक्शन है, लेकिन एक एडल्ट मेल को प्रोटेक्शन नहीं है। यही बात जब मैंने सितंबर 2024 में सोची थी, सितंबर 2025 में हमारे एक्स सीजीआई साहब ने सेम बात बोली है, जो लाइव लॉ पे आप लोगों को मिल जाएगा उनका लेक्चर, और जो कॉपीज मैंने आप लोगों को उनके लेक्चर की दी है, और जो पिक्चर में मैंने दिखाया हूबहू उन्होंने उसी चीज के ऊपर जोर दिया और ये माना है कि लॉ जो है जेंडर न्यूट्रल नहीं है और इसमें चेंजेस की आवश्यकता है। तो इसी पे मेरी पिक्चर सारी बेस है, जिसमें मेरे इन कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और उसे मेरी सोच को अजय जी ने और इन्होंने पर्दे पर उतारा। हाई संगीत सारे को थैंक यू बोलना चाहूँगी और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि हम लोगों ने इस मूवी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत मेहनत की है। और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी डिफरेंट है, अलग है, थोड़ा रियलिस्टिक स्टोरी है। तो पहले भी एक फिल्म आई थी ऐतराज, जिसमें अक्षय कुमार जी थे, प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर, तो वो एक अलग थी। पर ये मूवी बिल्कुल अलग है और इसमें दिखाया गया है कि एक लड़के के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या उसका स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कैसे कैसे वो बदला लेना चाहता है। तो बहुत अच्छी स्टोरी और गाने भी बहुत प्यारे हैं। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस मूवी के लिए। तो ज़्यादा स्टोरी मैं अभी नहीं बताऊंगी, मूवी देखने के बाद ज़्यादा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच। और
First of all, thank you so much Ajay sir and Sunil sir जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी फिल्म में काम करने के लिए। और जैसा कि सर ने और अजय सर ने, सुनील सर ने और आयुष ने बताया फिल्म के बारे में, तो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत नई चीज़ें जानने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेगी, खासकर तो पुरुष प्रधान समाज के लिए। और जैसे कि पुरुषों के लिए, जैसे सर ने बताया कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इंडिया में, तो अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नई जानकारियाँ मिलेंगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। स्पेशल थैंक्स अजय सर एंड सुनील सर। थैंक यू एंड एंटायर थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर एक गाना है जो मैं सबसे लास्ट में रिलीज करूंगा। अरे कभी लेके आए? 19 अक्टूबर मिला नहीं, मैं मिलता हूँ। गाना है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। उस गाने को बनाने में इन्होंने बहुत मेहनत की, करीब 1 साल का टाइम लगा इनको उस गाने को बनाने में। और कोशिश हमने भी शूट में अच्छी की है। शायद हो सकता है कि आप लोगों को वो गाना पसंद आए। अगर पसंद आया, पब्लिक को पसंद आया, तो हमारी मेहनत भी वसूल हो जाएगी। बाकी पब्लिक से, जनता से नारदन ऐसा क्या कह सकते हैं। क्यों ज्योति जी, सही कह रहा हूँ कि नहीं? ज्योति जी हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं, जब इंडियन एक्सप्रेस में लिखा करते थे 2007 से, ठीक है। ये आदित्य ने बड़ी अच्छी मेहनत की है उस गाने को बनाने में, और इसकी सिस्टर ने ही गाना गाया है। थैंक यू सो मच सर, अजय सर और सुनील सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पूरे स्टार कास्ट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्षमा चाहते हैं, सारे स्टार कास्ट नहीं आ पाए संभाव रीजन की वजह से। सो जैसा कि मेरा डिपार्टमेंट है म्यूजिक, उस पर ज़्यादा बोलूँगा कम शब्दों में। सो जैसा सर ने बताया, रिलीज थोड़ा बाद में है गाने का, अभी अब तक आया नहीं होगा था। और उसकी कहानी बहुत लंबी रही है हम लोग के बीच। 2021 में भी सर डिस्कस अबाउट थे। 2021 में हम लोग की बात हुई थी, 24 में कंप्लीट हुआ। और वो कुछ अलग चीज़ थी, अलग फिल्म था जिसमें हम लोग कर रहे थे पहले। एक लाइन सुना मैं गा के उसका बस मैं हुक कर देता हूँ जो भी आने वाला है। वॉइस तो फीमेल की है, हाँ। फटी आवाज भी सुनी। I'm not a singer, but I'll try. बहुत अच्छा गाया है सिस्टर ने मेरी। हाँ, याद है ना आपको? तो मैंने लिखा है, मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प की थी उसमें लिरिक्स में। तो बिकॉज इट्स राधा कृष्ण के ऊपर बेस्ड है, सो मैं ट्राई करता हूँ। अगर गलती हो तो प्लीज माफ करिएगा। कान्हा की मुरली बाजे बाजे, राधा मगन हो नाचे नाचे, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा। कुछ ऐसे करके बढ़िया शिकायत लेकर किसी पुलिस वाले के पास तो छोड़ दीजिए, अगर अपने मित्र को भी बताते हैं तो लोग सीरियस नहीं लेते इशू को। पहले तो पूछेंगे 3 लड़की, 4 लड़की, मजा है? ये जो धारणा है लोगों के मन में, खासकर मेल पुरुष को लेके कि उनके साथ कोई रेप नहीं कर सकता। ये तो फिल्म इस बात का, अगर मान लीजिए रियल में अगर आपके पास 4 लड़कियां आती है, आप इंजॉय करेंगे क्या उसकी पीड़ा सहेंगे? क्या आपका मानना है? आपका व्यक्तिगत राय क्या है? सर ये तो डिपेंड सिचुएशन पे करता है कि मतलब आप किस सिचुएशन में हैं। तो भाई ये सवाल डिपेंड ऑन सिचुएशन, अगर आप कैसा फील कर रहे हो और कैसा कंफर्ट जोन है। अभी मैं क्या बोलूँ उस पे कि मतलब उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ऑफ कोर्स अगर 3-3, 4-4 लोग रहेंगे तो ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपको चीजें अच्छी नहीं लगेगी, तो ऑफ कोर्स। आयुषी जी, समाज में ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि जो पुरुष वर्ग है वो भी कई तरह से महिलाओं के कारण बहुत पीड़ित होते जा रहे हैं। जो आपकी फिल्म एक लोगों को संदेश देना चाहती है, आपको लगता है कि कितने आप लोग कामयाब हो पाएंगे संदेश को आम जनता तक पहुंचाने के लिए? पहले तो जो महिलाएं होती थी वो सिर्फ हाउसवाइफ होती थी, काम कम ही अलाउ होता था घर पे, मतलब बाहर जॉब करना है, कोई भी काम करना। अब आजकल जितनी भी महिलाएं हैं सब इंडिपेंडेंट हो गई हैं, काम करना चाहती हैं,
फिर मेल का ईगो भी रहता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, अगर हस्बैंड ज़्यादा नहीं कमा रहा है, वाइफ ज़्यादा कमा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। तो आजकल इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल गया है, तो डिपेंड कि आपकी परवरिश कैसी है और आपका नेचर डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कि इसमें महिला का कुछ ऐसा होगा या पुरुष का कुछ ऐसा होगा, बट पहले के ज़माने में पुरुष के साथ ये सब चीज़ें होती थी। अब आजकल महिला के साथ ये सब चीज़ें होती थी, अभी पुरुष के साथ होने लगा है ये सब। अभी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है ज़माना अभी पहले के हिसाब से। अभी महिला और पुरुष सब इक्वल हो गए हैं, दोनों साथ में चलते हैं, काम भी करते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें सही है, बट ये डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। किसी के बारे में मैं कुछ गलत नहीं बोल सकती कि यहाँ पे पुरुष बहुत गलत है या महिला गलत है। ये साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो दिमाग में साइकोलॉजी ऐसा करते हैं, जिनको ये सब करके बहुत खुशी होती है। आपका क्या मानना है इसमें, क्या बोलना चाहते हैं, मतलब क्या मानना है इसमें? इस बारे में क्या पूछना चाह रही हैं? यही जो आप पूछ रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आजकल की महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत सुपर पावरफुल हो चुकी है। यस, ये मेरा मानना है। और इंडिपेंडेंट खाना वरना क्या होता है, पहले हाउस वाइफ हुआ करती थी, इसलिए वो दब के रहा करती थी, लेकिन आज वो अब दब के नहीं रहना चाहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं रहना चाहती और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी बंध के भी नहीं रहना चाहती। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और दूसरी बात, पहले जितने मैरिज टिकते थे, जितने लंबे टाइम तक चलते थे, आजकल देखा जाए तो उतने लंबे टाइम तक कोई मैरिज नहीं टिक रहे हैं। और सब अभी पहले जैसा कुछ नहीं चल रहा है मैरिज और ये सब। तो ये सब का वजह मुझे लगता है फ्रीडम ही हो सकता है और मेंटलिटी। एक आखिरी सवाल प्रोड्यूसर साहब से पूछना चाहूंगा, सुनील कुमार सर से। इस फिल्म को आप किस तरह से रिलीज करने के लिए प्लान कर रहे हैं? थिएटर में रिलीज करेंगे, OTT पे करेंगे, क्या योजना है अगर थिएटर में करते हैं तो कितने थिएटर इस तरह की फिल्मों को मिल सकते हैं? और आपका जो मकसद है पूरी तरह से इस फिल्म को बनाने का, उसको अंदर आपको लगता है कहाँ तक कामयाब होते हुए नजर आएंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, जो टॉपिक मैंने लिया वो आज एक रेवोल्यूशन मैं कहता हूं, मैं एक लेके आ रहा हूं जिसकी आज बहुत जरूरत है। ये बात अभी बहुत अच्छी कही इन्होंने कि पुरुष प्रधान देश रहा है, समाज रहा है। तो एक स्त्री ने हमारे साथ कुछ किया, वो एक पुरुष शर्म फील करता है कि किसी लोग चिढ़ाते हैं उसको, ताना मारते कह रहे लड़की ने तेरे साथ ऐसे कर दिया, या लेडी से मार खा के आ गया, लेडी से 4 बातें सुन के आ गया। और दूसरा, समाज में कोई भी वर्ग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई स्त्री उसके साथ कुछ ऐसा कर सकती है। तो वो 2 तरीके से प्रताड़ित है, और इसी शर्म की वजह से वो जो उसके साथ हो रहा है उसकी कंप्लेंट वो नहीं कर पा रहा। वो तो बहुत कुछ रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट बना दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। क्या डोमेस्टिक वायलेंस में लेडीज जेंट्स को प्रताड़ित नहीं कर रही हैं? क्या जेंट्स के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है? एक सेक्शन बना दिया गया IPC का 354, सेक्सुअल असॉल्ट, स्टॉकिंग। क्या लड़कियां लड़कों को स्टॉक नहीं करती हैं? क्या वो उनको टॉर्चर नहीं करती हैं? क्या लड़के अगर लड़की को मना कर देते हैं, जैसे कि मेरी पिक्चर में भी हीरो ने पूछा है कि अगर लड़की की नो का मतलब नो है तो क्या आदमी की नो की कोई वजह नहीं है? अरे भाई, कोई जबरदस्ती थोड़ी है आदमी के साथ में। हम क्यों मान लेते हैं कि ऐसा उसके साथ में नहीं हो सकता है, लड़की नहीं कर सकती? तो आज सिचुएशन बिल्कुल चेंज है। समाज में आज इसकी बहुत जरूरत है, चेंज लाने की बहुत जरूरत है। जब इक्वलिटी की हम बात करते हैं तो इक्वलिटी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, कानून में भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसी तरीके का इस बदलाव को लाने के लिए पिक्चर मैंने बनाई। और सबसे अच्छी बात रही कि सितंबर में हमारे CGI साहब ने मेरी इस सोच पे स्टैंप लगा दी। सेम वही बात उन्होंने कहा कि हाँ, जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है, इसको बदलने की जरूरत है। तो मैं ये समझता हूं कि मेरी पिक्चर को जब सब लोग देखेंगे तो इस चीज के बारे में एक आवाज बन के ये पिक्चर
जनता की आवाज बन के उठेगी और एक रेवोल्यूशन आएगा, चाहे नया एक्ट बने या इसी में संशोधन हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा जरूर। और जाओ आपकी बात थी कि कैसे रिलीज करने, मैं ऑल इंडिया लेवल पे हम थिएटर में पहले इस पिक्चर को रिलीज कर रहे हैं। वो मैं और अजय जी अभी डिस्ट्रीब्यूटर साहब से अभी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं अभी कुछ दिन में, तब डिसाइड होगा कि कितने सिनेमा हॉल और कितने शोज हमें मिलते हैं। लेकिन हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। बढ़िया। खुश नहीं, मैंने एक जो जनता की दबी हुई आवाज है, जो पुरुषों की एक आवाज है जो उठा नहीं पा रहे, उनकी तरफ से मैंने आवाज उठाई। जो सारा समाज को आज जरूरत है, वो मैंने शायद मैं सबसे पहला हूँ जो मैंने ये आवाज उठाई है। सुनील सर, आप जैसे अभी हम सुन रहे थे, ये सत्य घटना पर आधारित है। तो ये सत्य घटना पर जो आधारित ये जो फिल्म बनी है, ये समाचार पत्रों द्वारा इकट्ठा किया गया है या उस व्यक्ति से एनओसी लेके किया गया है? किस तरह से ये सत्य घटना नहीं, सत्य घटना ये नहीं है कि कोई घटना घटी और मैंने हूबहू उसके ऊपर फिल्म बना। अभी मैंने आप लोगों को शायद मिली एक कटिंग दी है जो 2022 में जालंधर में एक किस्सा हुआ कि एक 4 लड़कियों ने एक घर का पता करने के बहाने एक लड़के को किडनैप किया और उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया, लेकिन शर्म के मारे लड़के ने ये पुलिस में कंप्लेंट नहीं की। तो मैंने तो सिर्फ ये आइडिया लिया, और जब मैंने, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत जरूरी था, मैं एडवोकेट हूं, नया लॉ आया तो मुझे तो पढ़ना ही था, लेकिन जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे ये कमी नजर आई कि भाई ऐसा क्यों है, यहाँ सिर्फ जो है मर्द को ही क्यों मान लिया गया कि वो औरत के लिए असॉल्ट कर सकता है, जबकि माइनर को तो प्रोटेक्शन दी है, एडल्ट को क्यों नहीं दे रहे हैं आप। तब मैंने उस चीज को लेके ये स्टोरी में चेंजेस किए। तो घटना जो सत्य वो ये है कि ऐसा होता है, लेकिन कहानी हूबहू वो नहीं है कि मैंने कहीं से कोई कहानी किसी की लेके और उसके ऊपर फिल्म बनाई, तो तभी तो फिर मुझे एनओसी लेने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मुझे एनओसी, ये तो कहानी तो मेरी सोच है। उस चीज को जो आइडिया था कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है और एक कि भाई ऐसा काम हुआ था, उसको सिर्फ आइडिया को बेस लेके ये फिल्म बनाई गई है और ये कहानी लिखी गई है। तो ऐसा नहीं कि किसी के जीवन से 100% ये रिलेट कर, ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं कि ऐसा सच्ची घटना भी है। घटना देखिए, वो घटना एक अलग थी। मैंने जैसे बताया कि पेपर में जो मैंने पढ़ा, जो दैनिक जागरण में और उसमें आया हुआ है कि भाई लड़कियों ने जो है वो एड्रेस पूछने के बहाने और उस लड़कियों को कार में डाल लिया और उसके साथ ले गई और किया। एक जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तब मैंने एक केस दिल्ली में भी सुना था, मिरांडा कॉलेज में, वहाँ भी एक उस समय पे केस इस तरीके का हुआ था। तो वो चीजें कुछ आप देखते हो सुनते हो तो एक दिमाग में आपके रह जाती है। जब मैंने लॉ की, मैं एडवोकेट हो गया और अब मैंने नया लॉ जब पढ़ा तो ये बात मेरे जहन में उभर के आई और कि किस तरीके से समाज को बताया जाए, तो उसका एक जरिया मुझे अजय जी के थ्रू मिला और मैंने इसको पर्दे पर पढ़ा। कॉलेज में जब जो लॉ बना था तब सिर्फ वो लेडीज के लिए बना था, लेकिन अब उसमें एक वर्ड जोड़ दिया गया अमेंडमेंट करके, एनीवन। तो एनीवन में मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। इसी तरीके से जो माइनर के लिए एक्ट बना हुआ है उसमें एनी चाइल्ड लिखा हुआ है, वर्ड है एनी चाइल्ड। एनी चाइल्ड से मींस फीमेल भी है मेल भी है, लेकिन जो 376 या बीएनएस का 63 सेक्शन में बोलूंगा उसमें ओनली फीमेल वर्ड है। तो अमेंडमेंट क्या कहती है, या तो उसमें भी एनी पर्सन आए, एनीवन आए तब ठीक है, या जो आज आप देखते हैं इतनी सारी, आपने पिछले 1 साल में देखा है कि जितने भी मैं न्यूज पढ़ता हूं कि फीमेल ने मेल को मार दिया, फीमेल मेल को लेके भाग गई। पहले बोलते थे कि लड़का लड़की को भगा के ले गया, आजकल उल्टा हो रहा है। जितने भी आप देख रहे हैं ब्लू ड्रम, हाँ, जितने भी, मैं नाम नहीं ले रहा, जितने भी आपने सब आप मीडिया आप मेरे से ज्यादा आप जानते हो स्टोरीज को और जो न्यूज आई हुई है। तो कहने का मेरा सिर्फ मुद्दा ये है कि इस टॉपिक के थ्रू कि भाई समाज में अब आज की डेट में पुरुषों को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अब ये मुद्दा कहां से कहां तक जाएगा, कोई इसे पसंद करेगा, ये रेवोल्यूशन बनेगा, चेंजेस लाएगा, ये पब्लिक के और जो ऊपर लेजिस्लेटर हैं उनके हाथ में है। मैं अपनी कोशिश कर सकता था, मैंने कोशिश की। थैंक यू, बहुत बढ़िया बढ़िया। किसी से रिलेटेड है कहानी जी,
एक्चुअली मेरी स्टोरी 2017 में लिखी गई थी, 2017 में ही रजिस्टर्ड हुई थी। उस टाइम जब लिखी थी तब तो कोई ऐसे केसेस सुने भी नहीं थे और ना ही किसी से रिलेटेड। सेम जब उसको बनाने के लिए मैं सुनील सर से मिला और हम लोगों की बात हुई, तब इन्होंने स्टोरी पढ़ के मुझे कुछ बताया, तो उसमें उस स्टोरी में थोड़ा सा चेंजेस किए, कुछ सीन्स ऐड किए जो उससे रिलेटेड थे, लेकिन जो प्लॉट था वो प्लॉट वही था जो 2017 में था। तो कहानी बहुत पुरानी है, आज किसी से रिलेटेड नहीं है। वो केसेस अब सुनने को आए हैं और हमने भी ध्यान कर दिया, मैंने खासकर जब ये फिल्म बनाई, उससे पहले नहीं। और उसमें भी ज्यादातर सुनील जी ने मुझे बताया कि यार ये देख हमारी कहानी को देख के ये सुना आ रहा है और हमने कहानी पहले ही लिखी है। तो ये सीन तो अभी सब सुनने में मिली है, स्टोरी बहुत पहले लिखी थी। और एक बहुत टाइम हो गया आपको झेलते हुए, हमें बहुत देर से झेल रहे हैं। अब देर आए दुरुस्त आए तो थोड़ा इनको भी झेल लो जो फोटो खींच रही है। ये घर से तैयार होने में लेडीज को पता है ना, वैसे भी टाइम ज्यादा लगता है, और खासकर जब वो साड़ी पहनने वाले तो 2 घंटे तो साड़ी पहनने में चाहिए। तो गनीमत है कि 4 बजे की जगह 5:15 बजे आ गई, ये नहीं है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो बैठी है, ये पता नहीं टाइम से पहले कैसे आ गई। सारी लड़कियों को बुला जा रहा है, देख रहे हो आप? कोई नहीं, हम लेट नहीं है। मतलब मेरे हिस्से के सब लोग आ चुके हैं, मैं बाद में आई थी। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने फुल एंजॉय किया गौरव के साथ। गौरव के साथ सभी लड़कियां एंजॉय करती है। गौरव एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। लाइक हाँ, यहाँ पे तो साड़ी में है, बट वैसे वेस्टर्न में ही है। ये सोच कर आई है दोनों कि सेक्सी साड़ी में ही लगती है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लाइक हम लोगों ने जो वर्क किया लाइक फैमिली, ऐसा कभी सेट पे ऐसा फील नहीं हुआ कि हम एक आर्टिस्ट है और डायरेक्टर सर या और भी पर्सन्स, काफ़ी सारे लोग डिफरेंट तरीके से बात करते हैं एंड ऑल, सब अलग अलग तरीके से उनका बात करने का बिहेवियर अलग है। चल रहा है ये चल रहा है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। एक टीम वर्क में एक फैमिली की तरह वर्क किया, सबने सबका ध्यान रखा। और स्पेशली मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी जाते ही टाइम, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री में था और मेरे को फीवर था। दैन डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर ने बोला था कि अगर ऐसा कुछ है तो एक दिन शूट भी स्टॉप हो जाएगा तो रेस्ट ले ले। बट तब भी वर्क चलता रहा और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा पूरी टीम के साथ। एंड थैंक यू सो मच माय एंटायर टीम। बहुत अच्छा लगा मुझे सबके साथ काम करके। दोबारा से भी मैं वर्क करना चाहूँगी सर आपके साथ। थैंक यू सो मच। से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी सर। आपको करीबन 10-15 साल से जानता हूँ मैं, फिल्में आपके काफ़ी देखा हूँ मैं। ये बताइए कि ओवर द इयर्स कैसे सिनेमा फिल्म मेकिंग बदल गया अभी? क्या ये उसका एक एग्जाम्पल है कि आपने ऐसे फिल्म बोल्ड कभी इतनी बोल्ड नहीं बनाई होगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कोई बहुत पुराना तो नहीं हूँ, बहुत पहले से करता हूँ, लेकिन हाँ जैसे मैंने अभी रील पे भी शूट की है फिल्में। और आज ज़माना चेंज हो गया, डिजिटल हो गया सारा शूट में। जो पहले प्रॉब्लम्स होती थी शूटिंग में वो आजकल नहीं होती, बहुत हर तरफ से हो गया, एडिट में, पोस्ट में, सब तरफ से। बस जहाँ तक कहानियों का सवाल है, देखिए एक सिनेरियो है जो चेंज होता रहता है। हम जब बहुत छोटे थे तो कहानियाँ कुछ और आती थी, मसाले आते थे, जैसे मनमोहन देसाई वगैरह की फिल्मों में हमने देखा कि 2 लोग बच्चे, दुश्मन आ गया और विलेन ने आके गोली मारी और बच्चे छूट गए एक दूसरे से और क्लाइमैक्स में जाकर मिल जाते हैं। आज वो दौर नहीं रहा। फिर लव स्टोरीज का आया, फिर लव स्टोरीज का भी चला गया, फिर मसाले छोड़ के फिर एक्शन आया। एक्शन भी आजकल आप देख रहे हैं कि
क्या हाल चल रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो मेरी है कि मैं बहुत बड़ी फिल्म तो बना नहीं सकता, इतना पैसा भी नहीं है, और ज़्यादातर बैनर्स पे मैं धक्के भी नहीं खाता हूँ किसी के पास जाके। तो छोटी मीडियम फिल्म बनाए और मीनिंगफुल फिल्म। तो आज की टाइम में कहानी की ज़्यादा वैल्यू है। एक्टर, बड़े बड़े एक्टरों की फिल्में नहीं चलती क्योंकि कहानियाँ नहीं होती। सिनेरियो एकदम चेंज हो गया, जो पहले था वो अब नहीं है। अब आई थिंक वही फिल्में सक्सेस हो रही है जिनमें कुछ नयापन हुआ। तो कहानियाँ एकदम चेंज होनी चाहिए। वो रेगुलर फिल्में तो बड़े बैनरों की कोई चल जाती है, हम जैसे लोगों की तो खासकर नहीं चलेगी। और अब वो कांति शाह का जमाना भी नहीं रहा कि उस टाइप की फिल्में बनाए। जहाँ पे गोल्ड है, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली फिल्म रिलीज की थी ओवरटाइम, सब्जेक्ट वो भी गोल्ड था, लेकिन उसमें भी एक रियलिटी थी। जो आम कहानी है यहाँ स्ट्रगलर एक्टर्स की, और फिल्म इंडस्ट्री बदनाम है। हर आदमी, लड़की जो स्ट्रगल कर रही है उसको समझ लेता है कि यार माल है यार, जो चाहे मजे ले लो, और कहीं तो कुछ होता नहीं। लेकिन आप रियल लाइफ में देखो तो कहाँ नहीं होता, क्या बिजनेस में नहीं होता, क्या पॉलिटिक्स में नहीं होता। लड़कियां हर जगह यूज होती हैं, लेकिन बदनाम कौन है? फिल्म इंडस्ट्री। और उस फिल्म में मैंने वही चीज दिखाई थी कि फिल्म वाले बदनाम हैं लेकिन करते कब है। और आज भी धीरे धीरे चेंज करते हुए भी मैं कई सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो मैं अलग अलग भी लाया, हर सब्जेक्ट अलग ही रहा, ये भी मेरा बिल्कुल ही डिफरेंट रहा है। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों का, अगर आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने सपोर्ट किया और ये न्यूज़ पब्लिक तक पहुंची, ज़्यादा पहुंची, तो हो सकता चल जाए। थैंक यू। अच्छा अजय जी, कई बार हिट हो जाती है फिल्म, लेकिन बहुत बार फिल्म डब्बे में गिर जाती है। लेकिन आपको कैसे गट्स मिला? क्या बहुत मुश्किल है स्टार्स को अवॉइड करते हुए न्यू कमर्स को ब्रेक देने के लिए? देखिए, उसके दो फैक्टर हैं। आज अगर बड़े स्टार्स जो बिक रहे हैं, अगर मैं उनके पास जाऊं तो उनका पियोन भी मुझे नहीं मिलने देगा। मेरे साथ हो चुका है। मैंने जब राजीव खंडेलवाल से बात की थी उसके मैनेजर से, तो उन्होंने कहा जी बैनर कौन सा है? मैंने बैनर कोई नहीं है, मेरी 3 फिल्में रिलीज हैं और खुद रिलीज करता हूँ। तो बोले नहीं कोई बैनर होगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर मैंने रजनीश दुग्गल से बात की तो उसने अपने मैनेजर कंपनी का नाम दे दिया। उससे मैं मिला, उनसे बात की, उन्होंने नहीं हो, अच्छा नहीं फिर तो ना हमारा ये अमाउंट होगा। मैं इतना तो मेरा बजट ही नहीं है, तुम 10 टाइम्स अगर बोल रहे हो तो कहाँ से दूंगा? नहीं यार देखो, बड़े बैनर की बात तो दूसरी तो वहाँ तो कुछ भी मिलता है कर लेते। अब नए के साथ काम करो, कैसी फिल्म बनेगी तो पैसा तो मिलना चाहिए। मैंने हाथ जोड़ दिए। उसके बाद फिर वो बदकिस्मती से मेरी किस्मत खराब थी। आर्यमान नाम से मेरा दोस्त ले गया कि यार वो पहले उसने फिल्म की थी मेरी, तो मैं चला गया उसके पास। अरे नहीं वो रिलेशन पे उसने नहीं दोस्त सी हो गई। कहते मैं रोल करता हूँ, मैंने कर ले। फिर बोला नहीं मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ और अजय जी मैं पैसे नहीं लूँगा, और मनीष पॉल को ले जाऊँगा। यार ठीक है यार, मनीष पॉल आ रहा भाई, चल मुझे कौन सा डायरेक्टर बनने का शौक है, तो मनीष पॉल से मेरे से हो सकता है बड़े एक्टर मिलने लग जाए। मैंने दे दिया। उस मनीष पॉल ने और आर्यमान ने मेरी ऐसी बैंड बजाई, मतलब वो बात में बोलना नहीं चाहता सबके सामने, लेकिन उसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। जो मैं थोड़ा बहुत उठा था वो डाउन करके रख दिया। उस दिन से मैंने यार इन एक्टरों के चक्कर में मत पड़ो। ये एक्टर यशराज, करण जौहर या मैडम वगैरह पे जाएंगे ना तो मेकअप करके टाइम पे खड़े होंगे, लेकिन अगर अजय आएगा ना तो पहले तो पैसे बहुत लेंगे, फिर शूटिंग पे आने के लिए 4 बार ये फ्लाइट की टिकटें कैंसिल होंगी, डेट्स नहीं देंगे, आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो इतने नखरे करेंगे फिर पूरी ही नहीं करेंगे, बहुत पैसे बर्बाद होंगे। उससे बेटर है नए को लो। सपोर्टिंग भी लेनी मैंने छोड़ दिए, मैंने बहुतों के नखरे ले लिए, बड़े बड़े एक्टरों के नखरे ले लिए। अच्छे लोग भी हैं, जैसे मैं नाम लेना बड़ा खुशी से उनका चाहूँगा, अनंत महादेवन जी निहायत ही शरीफ और इतने पोलाइट आदमी और इतने बीमारी में भी मेरी शूटिंग करने आते हैं। तो ऐसे बहुत लोग भी हैं जिन्होंने मेरे पैसे भी खा लिए और काम भी नहीं किया, नखरे भी किए।
वो तब से मैं सोच लिया कोई फायदा नहीं, अगर मेरी फिल्म अच्छी होगी तो नए लोगों को भी मिलेगी। नए लोग नए होते हैं तो नेचुरली मेरी सुनते हैं, और जब ये स्टार बन जाएगी तो ये भी मुझे घास नहीं डालेंगे, फिर कहेंगे अरे छोड़ यार, ऐसे किसी बड़े प्रोड्यूसर को बात करेंगे। अजय जी, एक और सवाल है, वो अबाउट ओटीटी, आप फिल्में बनाते हैं लेकिन आपका इतना ओटीटी प्रेजेंस नहीं है, क्या इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे हम? ओटीटी का भी है सर, जो बड़े ओटीटी हैं वो बड़ों के पास जाते हैं, छोटों की बात ही नहीं करते। हमारी फिल्म अगर सपोज करो 2 करोड़ की बनाई है तो 2 लाख बोलेंगे, तो बात ही नहीं करेंगे नहीं 2 लाख बोलेंगे, और जिसने बेकार की फिल्म बनाई है उसकी करोड़ों में खरीद लेंगे। ये सोचकर मैंने आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, मैंने अपना ही ओटीटी बना लिया। हाँ, जो पब्लिक तो देखेगी, बड़े नारे तो क्या। थैंक यू वेरी मच। ये शुरू करो। हमारी ये फिल्म है हाय जिंदगी, जो एक रियलिस्टिक टाइप की कहानी है, और ये 31 अक्टूबर को सिनेमा हॉल में रिलीज़ हो रही है। और मुझे लगता है आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमें मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें खुशी होगी, और मैं इसी तरह आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए फिल्में बनाता रहूँगा, इसलिए हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ दीजिएगा। बाकी कहानी की बात सुनील अग्रवाल जी। ये एक कहानी जो हम लेके आए हैं, ये आज के इस समाज की और हमारे देश की एक आवाज़ बनाने की कोशिश मैंने की है। आज बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो हर क्षेत्र में इक्वलिटी हो। तो एक क्वेश्चन मैंने रेज़ किया है कि वेयर इज़ द इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी इन लॉ। लॉ में जेंडर इक्वलिटी नहीं है, मेल को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और समाज में मेल के साथ हुआ ऑफेंस शर्म के मारे वो कंप्लेंट के रूप में नहीं आ रहा है। तो हमारी पिक्चर में पहली बार एक मेल एक फीमेल के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर रहा है, और एक डिमांड है कि भाई हमारे लिए भी, हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी एक लॉ बनना चाहिए। जो कहानी ऐतराज़ की थी उसमें क्या था कि वो उसका एक्स लवर था, है ना, तो एक्स लवर था, तो उसको जब वो मिलता है तो वो प्रियंका चोपड़ा को सोचते हैं कि चलो लिबर्टी ले लेती है। बुजुर्ग से, एक बड़े आदमी से फिजिकल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो इसलिए बोले इसको ले लूँ। और उसके साथ जब वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है, तो जब अक्षय कुमार भी वकील के पास जाता है तो वो मना कर देता है कि कोई नहीं है, तेरे को कोई नहीं मानेगा इस बात को, और उस चीज़ के लिए वो पर्सनली लेके चलते हैं। और फिर उसकी वाइफ है करीना कपूर जो उस केस में सबूत लेकर आती है, ठीक है, तो बिना प्रूफ्स के वो भी उस फिल्म में कुछ नहीं कर पाते। उनको लॉ का कहीं बेनिफिट नहीं मिला, उनको जो बेनिफिट मिला वो उनके प्रूफ्स का, कि उन्होंने कोशिश की और फिजिकल होने की। तो ये कहानी थी एक पर्सनल पर्सन के ऊपर, और हमारी जो कहानी है वो कहानी एक आम आदमी की कहानी है, जिसको वो पहले से जानती नहीं है, उसको फंसाती हैं, और फंसाने के बाद एक प्लान करती हैं, ट्रैप करती हैं, और फिर उसको ले जाके यूज़ करती हैं। और ये बेसिकली सिर्फ आदमी ऐसे नहीं है कि नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि आदमी हैं, पैसे हैं, चले यार फ़न करना है, तो वो कॉल गर्ल्स को बुलाते हैं, और आदमी कॉल गर्ल को बुलाता है, मज़े लेता है, चला जाता है। लेकिन लड़कियां भी तो ऐसा कर सकती है ना, उनको भी तो फिजिकल नीड है, तो वो भी ये काम करती हैं, तो उनका भी यूज़ है कि फ़न करो, मज़े लो, पैसे खर्च करो। तो ये कहानी ये दिखाती है कि इस लड़के को उसकी मर्ज़ी के बिना यूज़ करती हैं। पहले हो सकता है पैसा देके भी मर्ज़ी से करती हो, उस टाइम बिना मर्ज़ी के उसके साथ कर रही हूँ। तो दैट इज़ द डिफरेंट ओनली इन ऐतराज़ और हमारी फिल्म। बोलिए पलक जी, बोलिए बोलिए। पूछना क्या नेम मेरा पलक रहा है इसमें, और मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद रहती हूँ इसमें। मेरी फ्रेंड्स ही मुझे इस चीज़ के लिए पुश करती है, लाइक
शी इज़ द वन पुश करते हैं इस चीज़ के लिए कि एक लड़का है जो हमें पसंद है, उसके साथ ऐसा ऐसा करना है, देन फिर हम लोग प्लान करते हैं और उसके साथ ये सब करते हैं। फिल्म में देखिए 4 गाने हैं, एक गाना इनका है, 3 गाने अलग अलग डायरेक्टर्स के हैं। लिरिसिस्ट वो उधर मजे से डब्बा खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। 3 गाने उन्होंने लिखे हैं, एक गाना जो सुनाया वो इनका है, बाकी 3 म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग हैं। मैम आप कुछ क्या चाहेंगे? मेघा जी, मेरा जो कैरेक्टर है वो मेघा का कैरेक्टर है बेसिकली, और इस कैरेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें ये दिखाया गया है कि पहले लोग जब बहुत गरीब होते थे या मजबूर होते थे तो फिर भी सही रास्ते पे ही चलते थे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अगर कोई इंसान बहुत पैसा वाला बनना चाहता है या बहुत इमीडिएटली पैसा कमाना चाहता है तो बहुत सारे गलत रास्ते पे चलते हैं। तो इसमें ये दिखाया कि पैसे के लिए वो गलत रास्ते पे चल रही है और उसको कोई बोलने वाला नहीं, उसकी मजबूरी है, अपने मन से तो नहीं कर रही है, लेकिन वो चाहती तो सही रास्ते पे भी चल सकती थी, लेकिन वो गलत रास्ते पे चल रही है। दूसरी बात कि इस मूवी में जैसे आजकल जो फिल्में बन रही है, आजकल जो चीज़ें चल रही है, तो इसमें रियलिस्टिक दिखाया है। मूवी टाइम के साथ अपग्रेड करते हैं हम स्टोरी। तो पहले के ज़माने में कुछ और स्टोरी होती थी, कुछ और चीज़ें होती थी, अभी जो हो रहा है चीज़ें चेंज हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग मूवी जो बनी है उसके अकॉर्डिंग ही बनी है जो आजकल चल रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि जो मेरा कैरेक्टर है उसको बहुत शिद्दत से और अच्छे से निभाऊं। बाकी आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को, तो आप लोग प्यार दीजिए ताकि आगे और भी फिल्में बनती रहें, हम लोग काम करते रहें। सिर्फ आपके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें मेरा कैरेक्टर है वो है एक कॉर्पोरेट ऑफिस का, जो कि बहुत डिसेंट है और अपने बॉस के इशारों पे सारे काम करता है। और इस फिल्म में सबसे अच्छा मैसेज ये है, जैसा कि सर ने सारी चीज़ें बता ही दी हैं आप लोगों को, कि मेल्स के लिए जो रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए कोई लॉ अभी तक आया नहीं है, तो उसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है इसका। और आई एम श्योर रिलीज़ के बाद सबको अच्छा लगेगा और एक नज़रिया चेंज होगा सबको लॉ को लेके एंड सारी चीज़ों को लेकर। अब जैसा आपने सुनील जी ने भी बताया कि इस फिल्म का जो मेन एम है वो लॉ का है, लेकिन इस फिल्म के थ्रू जो एक मैसेज पब्लिक को भी दे रहे हैं, लॉ एक अलग चीज़ है, वो तो है ही है, मेन एम एस्पेक्ट है। बट सेकंड है कि हम लोग जितने भी, मैं मतलब बच्चों की तरफ से नहीं, पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी अपनी लाइफ में इतने मस्त रहते हैं कि वो पैसा और पूरी फैसिलिटीज़ तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रख रहे कि वो लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो हमारा एज ए पेरेंट्स हमारा भी ये दायित्व है कि हम बच्चों के डे टू डे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र रखें। अगर हम बच्चों पर कंट्रोल अपना रखते हैं जो पहले पुराने ज़माने में रखते थे, तो ये बच्चे इस तरह की गलती ना करें। दैट्स द मेन मैसेज। थैंक यू।